तो क्या वास्तव में पुलिस आम जनता की मदद के लिए आज के दौर में सक्षम है? ऐसे अपराध हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, तो पुलिस एकदम से उन अपराधों को सीख ले और उन पर कार्रवाई करे और पब्लिक को रिलीफ दे, ये हम इतनी जल्दी आशा नहीं रख सकते। तो जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे थे, जो आईओ जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने मेरे से भी जो जिस तरीके से सवाल पूछे वो बहुत तल्ख थे। ये मान लीजिए या परिवादी से। लेकिन उल्टा देखने को मिलता है, अपराधी मस्त हैं, आम जन परेशान है। दूसरा, हमारा कानून भी ये है। तो थाना पालने के लिए तो थानेदार भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद नीति सम्मत नहीं है या विधि सम्मत नहीं है, ऐसा आपकी भी नॉलेज में है? कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, इनमें एसएचओज पैसे देते, दुर्घटना के बाद में सारी चीज़ें टटोली जाती हैं। तो जब बदमाशों को ये पता चल गया कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप से आया हुआ अधिकारी है, तो वो उस पार्टी के नेता को पकड़ लेता है। आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून के रखवालों की बात कर रहे हैं, वो तो आजकल रील बनाने में उलझे हुए हैं साहब। मेरे समझ नहीं आता है कि ऐसा अधिकारी क्यों करने लग गए। आपने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, आपने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियो और आज एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ में पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे समसामयिक समाज के बारे में, किस तरीके से आप जागरूक होकर के अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार, मुझे अच्छा लगा। सर, हम बात करना चाहते हैं आपसे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पुलिस को देखते हुए गुजरा है। आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा थे जो एक आम जनता की मदद के लिए होता है। तो क्या वास्तव में पुलिस आम जनता की मदद के लिए आज के दौर में सक्षम है? दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय निकला है, वैसे वैसे पुलिस के काम करने के तरीकों में और जिम्मेदारियों पर जो हम विश्वास करते हैं, उनका ह्रास तो हुआ है। लेकिन चूंकि जनसंख्या वृद्धि और काम में जो बहुत ज़्यादा काम आने लगे हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, सोशल मीडिया से जो अपराध हो रहे हैं, और जो ऐसे अपराध हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, तो पुलिस एकदम से उन अपराधों को सीख ले और उन पर कार्रवाई करे और पब्लिक को रिलीफ दे, ये हम इतनी जल्दी आशा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस को उसमें तैयार होने में टाइम लगता है। जैसे साइबर ऑफेंस है, तो आज के ज़माने में दूसरे अपराधों से साइबर अपराध सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अब साइबर अपराध में जो आईटी एक्ट है, वो इंग्लिश का आईटी एक्ट है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे थानों में सक्षम स्टाफ नहीं है, सक्षम अधिकारी नहीं है, और अगर हैं तो वो इतनी संख्या में नहीं है जो सबको रिलीफ दे सकें। अब आप देखिए, थाने में 1,00,000 रुपए से कम के अपराधों के बारे में थाने में एफआईआर दर्ज कराइए। उससे ऊपर की अगर अपराध होते हैं, 1,00,000 से ऊपर हैं, तो आप कमिश्नरेट में कराइए। तो छोटे अपराध इतने हो रहे हैं, उससे पब्लिक परेशान रहती है। तो मेरा कहना यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस को तैयार होना पड़ेगा इन अपराधों से जूझने के लिए, और इन अपराधों को सोल्व करने के लिए तब जाकर के आम नागरिकों को रिलीफ मिलेगा, जो अब नहीं मिल रहा है और मिलना चाहिए। जैसा स्लोगन आपने जिक्र किया था कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास होना चाहिए, वो तभी होगा जब हमारे पास सक्षम फोर्स होगी। अब थाने में देखिए, अधिकारी कम, आईओ कम, तो आदमी जाता परेशान हो गए। किसी के यहाँ चोरी हो गई, पिट के चला गया। अब वहाँ जो अधिकारी बैठे रहते हैं, उनका व्यवहार अगर रूडली मिलेगा, ऐसा व्यवहार नहीं मिलेगा जिससे उसको लगेगा कि यार ये क्या बॉदरेशन आ गई, तो आप बताइए उसको क्या रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। एक अधिकारी जिसके घर में चोरी हो चुकी है, वो चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाएगा और हम बिठा करके उससे चाय की, पानी की नहीं पूछेंगे, उसने नहीं पी क्योंकि उसके यहाँ चोरी हो गई, उसकी बच्ची के साथ छेड़खानी हो गई, उसके बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार हो गया, उसकी पत्नी के साथ ऐसा काम हो गया। वो व्यक्ति जब थाने पे जाता है तो उसको वहाँ रिलीफ मिलना चाहिए, और उस रिलीफ के लिए आजकल वर्तमान पुलिसिंग, वर्तमान न्याय प्रणाली, वर्तमान प्रशासन दृष्टिकोण ये अभी नहीं है। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सर, जो पुलिस अधिकारी हो, पुलिस तंत्र जो भी है, वो भी समाज से ही निकल के आता है।
समाज से ही वो लोग हैं जो उसमें गए। अब समाज या ये तंत्र हम किस तरीके से करते हैं कि सामंजस्य होना चाहिए, अब ये सामंजस्य अगर कहाँ कमी हो रही है? वही पुलिस अधिकारी अगर मान लीजिए समाज में है हाँ। और उसकी बच्ची के साथ छेड़खानी हो जाए हाँ। तो वो क्या रिएक्ट करेगा। अगर एक कर्मचारी है जिसके घर में चोरी हो जाए, वो अगर साधारण इंसान है तो वो क्या रिएक्ट करेगा। ये चीज़ पुलिस अधिकारियों में नहीं आती है। अच्छा। अगर वो ये फील कर लें जिस दिन कि इसके साथ जो जाती हुई है, ये जिस परेशानी से गुजर रहा है, काश ये परेशानी मेरे साथ होती तो मैं क्या करता, ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारे पुलिस में 100% सुधार होगा। लेकिन ये जैसे ही वर्दी पहन लेते हैं, जैसे ये उस ओहदे पर बैठ जाते हैं, तो ये उसको न्याय और अपराध की कसौटी पर तोलने लग जाते हैं, और उस तोलने में वो जो परिवादी आता है जो पहले से परेशान है, वो उसका सामना नहीं कर पाता। सर एक बार एक ऐसी घटना हुई थी, मान लीजिए परिवादी के साथ में मैं गया या मैं ही परिवादी था, तो जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे थे, जो आईओ जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने मेरे से भी जो जिस तरीके से सवाल पूछे वो बहुत तल्ख थे। ये मान लीजिए या परिवादी से जो, फिर जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में तो आप भी अपराधी हो सकते हो। तो ये बिहेवियर हर जगह होता है या किसी किसी जगह पे ही मान सकते हैं कि ये मानवीय घटना, संवेदना के हिसाब से घटना हो सकती है? आज से 50-60 साल पहले समाचार नहीं थे, जब न्यूज़ चैनल इतने नहीं थे, रिमोट था पूरा, टेलीफोन नहीं थे, वाईफाई नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो जो हमने सुना और जो महसूस किया वो ये था कि रात को कोई थाने में नहीं जाता था। अच्छा। और अगर चला गया कोई परिवादी तो उस परिवादी को लंबा करके पहले उसके क्लास लेते थे कि ये तो देख लें कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ये हमने पुराने समय की बातें सुनी। तो जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न वाजिब किया है कि जब वो जाते हैं तो सबसे पहले उसको शंका की निगाह से देखते हैं ये ठीक है। पुलिस। जैसे मान लीजिए लूट हो गई, तो कि साहब मेरी 10 लाख की लूट हो गई, तो वो ये देखते हैं कि तू एक तो नकली तो नहीं है, तेने तो नहीं कोई इस पैसे को छुपा लिया। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले उधर देखते हैं, ये नहीं देखते कि भाई तेने जो रिपोर्ट करी है ये सही है या गलत है। पहले देखेंगे कि हो सकता है, और मैं देखता हूँ अखबारों में कि उसी के कर्मचारी शामिल होते हैं, ठीक है। और कई बार तो वो ही शामिल होता है, लूट की वारदात बता देते हैं और लूट होती नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं पुलिस के, तो पुलिस क्या करती है, इसलिए वो आड़े टेढ़े प्रश्न करती है ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने आया हो। लेकिन फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुराने परिप्रेक्ष्य को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वर्तमान समय में जो बातें परिवादी थाने में करते हैं और जो वहाँ बताते हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, उनको अपने दिमाग की कसौटी पे उतारना चाहिए, बनिस्पत उसके प्रश्न की बौछार करके उसके दिल को दुखाने से बेटर ये है कि वो अपने अंदर उसका मनन करें, चिंतन करें, कानून की कसौटी पे उतारें और फिर उससे बात करें। शायद ये होगा तो ही आम जन में विश्वास हो सकता है। जी हाँ, तभी आम जन में विश्वास आए। देखिए ये शब्द ही इसीलिए बना है, आम जन में विश्वास अपराधियों में, लेकिन उल्टा देखने को मिलता है, अपराधी मस्त हैं और आम जन परेशान है। दूसरा हमारा कानून भी ये है, दूसरे हमारे न्याय प्रणाली भी ये है कि 99 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी बंद नहीं होना चाहिए। जब इस पर आधारित हो गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 99 अपराधी छूट रहे हैं। ये जो तरीका है, जो कानून का है, जो अनुसंधान का तरीका है, जो न्यायपालिका का तरीका है, वो ये है कि परिवादी को प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरे साथ हुआ है, जबकि अपराधी को कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो मैं सोचता था कि नए प्रकार का जो कानून बना है उसमें ये होना चाहिए था कि अगर परिवादी ने कोई कंप्लेंट की है और अपराधी, तो अपराधी ये प्रूव करे, जिस तरह से महिलाओं के संबंध में जो अपराध हैं उनमें ऐसा है कि अगर महिला के संबंध में किसी ने अपराध किया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताए कि मैंने ये अपराध नहीं किया। इसी तरह से मैं समझता हूँ
कि हर अपराध में इस तरह की चीज होनी चाहिए, तब इस प्रकार के अपराध कम होंगे, अन्यथा अपराध कम नहीं होंगे। सर एक बात और आती है, कई खोजी पत्रकार हैं, मित्र भी हैं, अब ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी थाने में कोई केस दर्ज हुआ, अब उसके लिए एक आईओ डिसाइडेड हो जाएगा कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया। एक थाने में मान लीजिए कोई वीवीआईपी विजिट करता है, थाने में अगर चाय पानी भी वो पी रहा है, उसके लिए कोई बुके आ गया है, गुलदस्ता आ गया है फूलों का, वो एक खर्चा भी है। तो ये कहते हैं कि साहब अब वो आईओ अगर गया है, फाइल लेके गया है, कोर्ट में जाएगा, रीडर को भी थोड़ा 20-50 रुपए देगा तो उसकी फाइल का नंबर ऊपर आ जाएगा, नहीं तो वो सुबह से शाम तक टक्कर खाएगा वहीं पे। तो थाना पालने के लिए तो थानेदार भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद नीति सम्मत नहीं है या विधि सम्मत नहीं है, ऐसा आपकी भी नॉलेज में है? आप देखेंगे कि अभी हमारे जितने अधिकारी हैं जिनके स्थानांतरण हुए, उनकी विदाई पार्टियां हुई। जी। ऐसा कोई पैसे का कोई मापदंड, कोई ऐसी चीज रखी हुई नहीं है, कोई ऐसा सीगा नहीं है कि इस प्रकार की पार्टियां करने पर ये पैसा यहाँ खर्च होगा। सरकार देती नहीं, कोष नहीं है। तो ये फिर कैसे होते हैं? जी। ये फिर होते इसीलिए हैं। अब आप देखिए कि पुलिस को 150 रुपये महीना साइकिल भत्ता मिलता है अब भी? अभी। अब तो मोटरसाइकिल आ गई। मैंने क्या कहा, लिखा हुआ कानून में 150 रुपये। हाँ। आप बताइए 150 रुपये में मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? अब वो अपने पेट्रोल का खर्च करता है, वो कहां से लेगा? तो हालात ये हैं कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, इनमें एसएचओज पैसे देते। अच्छा। जी हाँ, सबको पैसे कलेक्ट करके और फिर इकट्ठे करके इन पार्टियों के लिए देना पड़ता है। नहीं तो मुझे कोई ये बता दे कि हाँ साहब इस खांचे में इतने पैसे रखे हुए हैं विदाई समारोह के, उसमें से ये पैसा दिया जाता है, तो मुझे बता दे कोई, अगर किसी को नॉलेज हो तो। अन्यथा होता यही है कि 5 स्टार होटल के अंदर पार्टी हो रही है, तो जो अधिकारी, एसएचओ कितने हैं भाई कि साहब 70 एसएचओ हैं, तो कितने पैसे हुए, वो पैसे का हिसाब जोड़ेंगे, फिर किसके कितने कितने पातियां है, उतने पातियां है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं, एक तरफ तो ईमानदारी के लिए कि साहब आपको ईमानदार रहना चाहिए, पब्लिक की सेवा करना चाहिए। अरे मैं आपको ये बताऊं, जब मैं नौकरी में आया सन 83 में, तो परिवादी अगर थाने में आएगा तो कागज पेन पेंसिल लेके आएगा, एक स्केल लाएगा, तख्ती लाएगा, कागज लाएगा, पेन पेंसिल लाएगा, ये परिपाटी थी। फिर यहाँ अमिताभ गुप्ता जो डीजी आए, तो उन्होंने इस परिपाटी को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री से बात की, ट्रक के ट्रक कागज मंगवाए, आज वो स्थिति बदल गई। थाने में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कागज लेने के लिए, पेंसिल लेने के लिए, पहले था ये पैसा और परिवादी के सिर पे है। यस, मैंने नौकरी की है, मैंने देखा ना भाई, जो आंख से देखी हुई मैं भूल सकता हूं क्या? थाने के बाहर चाय की दुकान, तो एक तो चाय आएगी, तो थाने में चाय कहां से आएगी? जो परिवादी आया वो लाएगा, परिवादी के साथ आया वो मंगाएगा। थाने वाले चाय के पैसे खर्च नहीं करते। फिर कागज आएगा, कागज के पैसे आएंगे, रोल आएगा, वो सब आएगा। तो चाय की दुकान पर आपको ये कागज भी मिलेंगे, पेंसिल भी मिलेगी, पेन भी मिलेगा, तख्ती भी मिलेगी, स्केल भी मिलेगा। चाय का स्टेशनरी हो गया वो, तो वहां मिलेगा आपको। हाँ। मैंने ग्रामीण इलाके में जब मैं जिस थाने में था तो मैंने देखा, नहीं तो वहाँ कागज कहाँ से आएंगे, दस्ता ही नहीं मिलता, पर उसके यहाँ मिल जाएगा चाय वाले के, क्योंकि थाने के बाहर है, उसकी बिक्री हो रही है, चाय भी बिक रही है और सामान भी बिक रहा है। तो ये जो कहना है, इस पर रोक लगनी चाहिए। रोक कैसे लगेगी? इसके लिए हमारे राजनेताओं को देखना चाहिए, हमारे पुलिस के बड़े अधिकारियों को देखना चाहिए कि भाई ये पार्टियां कर रहे हैं, घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, विंटेज कारों में बैठकर विदाई समारोह कर रहे हैं, और तमाम ये कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं जिनके अंदर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, हजारों नहीं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है भाई? कोई हमारे कमिश्नरेट में या पीएचक्यू में कोई ऐसा सीगा है, कोई ऐसा बना हुआ है खांचा जिसके अंदर ये पैसे रखे हुए हैं कि साहब आप जब विदाई समारोह में जाएंगे तो ये पैसा खर्च करेंगे? जब मोटरसाइकिल पे अनुसंधान करता जाता है तो क्या उसको इतना पेट्रोल का पैसा मिलता है कि वो उस मोटरसाइकिल को आपके लिए सेवा में काम में लेगा? आपको ये तक बताऊं कि बाहर नेपाल अपराधी भाग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है। अब आप तो ट्रेन से जाएगा
बस से जाएगा तो कैसे पहुंचेगा? परिवादी बेचारा क्या करेगा? परिवादी गाड़ी लाएगा, उस गाड़ी में बैठ करके फिर पुलिस जाएगी, फिर पकड़ने जाएंगे। तो क्या हो गया ये बंद होना चाहिए। सरकार के पास संसाधन होने चाहिए। अगर वो बाहर जा रहा है तो टैक्सी का पैसा उसको मिलना चाहिए। टैक्सी बुलाइए, टैक्सी में बैठ के जाए और अपने करे। और जो सरकार का किलोमीटर का प्रोसेस है, उस प्रोसेस भैया कम कीमत पर तो नहीं जाएगा, जो मार्केट की रेट है उसी पे जाएगा, उस पे वो जाता नहीं है। और पुलिस फिर क्या करती है? वो परिवादी के सिर पे टोपी रखती है। बेचारा वो पुलिस को लिए घूमता रहता है सब जगह, तो उसके पैसे भी खर्च होते हैं, उसका टाइम खराब होता है। तो बेसिक जो पुलिस के अंदर जो चेंज आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चेंज है जिनके बारे में आपने जिक्र किया कि अगर हम वहाँ जाएंगे, अब आप जाते ही कहीं पैसा दे दीजिए, आपका काम तत्काल हो जाएगा। यही विभाग नहीं, सभी विभागों की हालत यही है। आप कहीं जाइए, जेडीए जाइए, नगर निगम जाइए, कोई फाइल निकलवाइए, फाइल ही नहीं मिलेगी। और झट आप 500 का नोट रख दीजिए, फाइल आ जाएगी बाहर। तो हमारे यहाँ ये चीज अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, इसको बदलने का किसी ने प्रयास नहीं किया। और अब तो कम से कम करना चाहिए, नई जनरेशन आ गई, इसको इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, हमें आपको ये काम करना पड़ेगा। और आप देखिए, जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इस देश ने प्रजातंत्र क्यों चुना? इसलिए चुना कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो काम करेंगे, जो टेंडर खुलेंगे, जो सरकारी बिल्डिंगें बनेंगी, जो सड़कें बनेगी, जो नालियां बनेंगी, जो स्कूल चलेंगे, उन सब में जो सरकार का पैसा लगेगा, उस पैसे पे चौकीदारी कौन करेगा? पंच करेगा, सरपंच करेगा, प्रधान करेगा, एमएलए करेगा, एमपी करेगा, पार्षद करेगा। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये सबसे पहले उसमें अपना कमीशन का शेयर देखते हैं। तो भाई फिर 20 साल में बिल्डिंग गिरेगी। अभी अहमदाबाद में पुल गिर गया, उदयपुर में छत गिर गई, बिल्कुल गिर गई। एक अभी आज न्यूज में था, स्कूल का गेट गिरा, बच्चा मर गया। ये क्या है? ये वो है कि हम कम से कम कीमत पर तो टेंडर ले रहे हैं। बिल्कुल। फिर जो और कम से कम क्या करेगा? तो कहेगा, मान लीजिए 18,000 का कोई टेंडर आया, तो 18,000 में टेंडर, वो कहेगा नहीं 16 में। कंपटीशन हुआ, वो 15 में ले लिया उसने। अब उसमें मुझे भी कमाना है। अब 15 में 2% उनके दो, फिर एईएन लेगा, जेईएन लेगा, फिर वो लेगा, फिर वो लेगा। आप देखते हैं कि जैसे ही सरकार बदलती है, पार्षद आता है, वो गाड़ी बदल जाती है, स्कॉर्पियो आ जाती है भाई कहाँ से आती है? तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को नई जनरेशन को बदलना पड़ेगा। आप बताइए, अभी रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं, 25-25 प्लॉट, 5-5 गाड़ियां घर में, और करोड़ों नगद, मतलब गड्डियां मिलती हैं। तो ये कहां से आती हैं? क्योंकि हमारी जो चौकीदारी प्रथा है वो कमजोर है। जो हमारे चौकीदार हैं वो चौकीदार नहीं है। उन्होंने जो उनका काम था, उनका शासन चलाने का काम था, वो उसको सुचारू रूप से नहीं कर रहे। वो उस चीज को बढ़ा रहे हैं और उल्टा कि बेईमानी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि आज तक आपने किसी को सजा दी क्या कि साहब ये स्कूल के अंदर ये मिलावट पाई गई है, ये सड़क में पाई गई है? आप देखिए, आदमी, मैं देखता हूँ वीडियो आते हैं, कई सड़क कुरेद रहा है, सड़क उखड़ गई। हर साल सड़क बनती है, सड़क बह जाती है। जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कारिंदे हैं वो तो आप देख रहे हैं कैसे हैं। तो हमारे राजनेताओं को नए तरीके से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इस जो सरकार का पैसा है, जो इनकम टैक्स का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, जो बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं, जो पब्लिक को ले जाने वाली गाड़ियां हैं, इसके फिटनेस की कोई व्यवस्था नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो देखते हैं भाई फिटनेस नहीं हुई, क्या है कि साहब फिटनेस हुई 5 साल हो गए, हुई नहीं। दुर्घटना के बाद में सारी चीजें टटोली जाती है। आप बताइए
कि जब तक दुर्घटना नहीं होती किसी भी क्षेत्र में, तब तक किसी की नींद ही नहीं उड़ती। अभी एक हवाई जहाज उड़ रहा था, उड़ते उड़ते पायलट को कल परसों पता चला जो ऊपर जाने के बाद कि वो जो सामान की डिग्गी है वो उसका गेट खुला हुआ है वो उसका वो आ रहा था ब्लिंकर, वो नीचे उतरा हवाई जहाज वापस, फिर गेट को बंद कराया, फिर उड़ा। अब बताओ मतलब है हो क्या रहा है? क्या उस पायलट ने उस हवाई जहाज को स्टार्ट करते समय ब्लिंकिंग नहीं देखी कि वो गेट खुला हुआ है? तो उसकी तो लाइट अपने कार में ही आ जाती है कि कार में गेट खुला हुआ है, आती कि नहीं आती है, हम उसको फिर बंद करते हैं। ये क्या है? लापरवाही। पहला सवाल तो ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि राजनेताओं की बात करी कि राजनेता जो हैं वो सजग होंगे तो चीज़ें हो सकता है कि ये प्रशासन पुलिस तंत्र में भी थोड़ा सा बिल्कुल वो आएगा, लेकिन बिल्कुल। पुलिस तंत्र वाले भी तो वो उन राजनेताओं पर निर्भर हैं, कहीं पे तबादला, प्रमोशन और यस मैन बन करके जो भी सुविधाएं हो सकती है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो यस मैन में क्या सुविधाएं मिलती होगी। दूसरा, अगर कोई आदमी पहुंचा ही है, परिवादी है, उसके परिवादी वहाँ पे पहुंचता है, किसी अपराधी को पकड़ के आज ले आते हैं थाने में, उसने अगर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे दिए तो हो सकता है कि उसकी वो ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाए। दोनों चीज़ें हैं। जो बिल्कुल नीचे तबके का है, जिसको पुलिस तंत्र से सीधा डर होना चाहिए, वो पैसे से छूट रहा है, और यहाँ पे एक तरफ प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में फंसा हुआ है। तो हम कैसे मानें कि ये सुविधा किस तरीके से ठीक हो पाएगी? देखिए आज से 10 साल पहले, 10-15 साल, 15 साल समझ लें, उससे पहले के जितने राजनेता थे, मैंने नौकरी की है, थानों में की है, उनका व्यवहार अपराधियों को छुड़ाने का, उनके प्रति सिफारिश करने का बिल्कुल नजरिया नहीं था। और यही कारण था कि जो पोस्टिंग्स होती थी पुलिस में, वो पुलिस अधिकारी किया करते थे, एसपी किया करते थे। राजनेताओं का उसके अंदर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि पुलिस का अधिकारी डकैती, लूट, चोरी उसका लिए जिम्मेदार होता था। फिर क्या हुआ? अब चेंज आ गया। अब सिपाही की भी पोस्टिंग होती है तो राजनीतिक हस्तक्षेप से होती है। तो जब बदमाशों को ये पता चल गया कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप से आया हुआ अधिकारी है, तो वो उस पार्टी के नेता को पकड़ लेता है। उस मैंने देखा ना एक बार कि भीलवाड़ा की कोई जगह है जहां का एक कोई एमएलए था जिसने 7 मिनट 27 सेकंड तक एसएचओ को गालियां दी, और इसलिए दी कि मैंने तेरे को लगवाया और तू मेरी बात नहीं सुनता, मेरे आदमी को परेशान कर रहा है। और गालियां मैंने सुनी। तो ये क्या है? ये वो है कि समय के साथ परिवर्तन आ गया। एक समय था जब मैं सब इंस्पेक्टर था कोटा में, मैंने एक बदमाश की खूब जम के सख्ती ली, ठुकाई की। वो गया एमएलए के पास, एमएलए के पास 8-10 लोग मिलके गए, दिखाया कि साहब ऐसे किया इसके साथ। थाने पे आए, आते उन्होंने कहा कहाँ है जोशी जी, कहाँ भाई, क्या ऐसे मारते हैं? ऐसे। मैं उस समय घर गया हुआ था खाना खाने। जो हेड कांस्टेबल था उसने मुझे टेलीफोन किया कि साहब भगवान उनको स्वर्ग दे, वो इतने अच्छे आदमी थे, दाऊदयाल जोशी उनका नाम था। जैसे यहाँ भंवरलाल शर्मा थे, इसी तरह से कोटा में दाऊ जी का नाम था। उन्होंने कहा बुलाओ किधर है, ऐसे मारते हैं, और सख्ती से पेश आए। बेचारा वो हेड कांस्टेबल डर गया। उन्होंने कहा एमएलए साहब यहाँ आ गए और मेरे को कहा, तो मैंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ। मैं सीधा आया, उस अपराधी का मैंने रिकॉर्ड लिया, मैंने गाड़ी मंगाई, मैंने कहा मैं बताता हूँ ऐसे मेरे थाने पे आकर के उदमबाजी कैसे। मैंने कागज लिया हाथ में, ऐसे लिया, सीधा पीछे ही उनका मकान था, मकान में गया, घंटी बजाई, धीरे निकले तो उन्होंने वो लुंगी पहन रखी थी, कान में जनेऊ लपट रही थी, और अरे जोशी जी कशा आया, अजी सुन जो जोशी जी आया है, चाय बनाओ। अब आप बताइए, मैं गया कैसे था,
और मुझे क्या मिला और बैठ गया। चाय आई, अब मैं क्या पूछूं? अरे भाई मेरे और हाथ में मेरे फाइल हैं, उस अपराधी का रिकॉर्ड, मैं क्या पूछूं? थोड़ी देर में चाय आई, चाय पी और कहाँ आया? अजी मैंने कहा कहाँ आया? आप आए थे थाने पे। तो आप देखिए क्या उत्तर था कि जोशी साहब बदमाश झालो, लेकिन चूंकि आपना बोर्ड छे ने ई आने पड़े बदमाश छे। मैंने कहा सर जैन, वापस आ गया। नेता थे रे ये, इनको पता है कि वो अपराधी है और इसने गलत नहीं किया, लेकिन चूंकि मेरे वोटर्स साथ आए हैं, मुझे उनको साधना है लेकिन इसको भी साधना है। आज वो स्थिति थोड़ी है। आज नेता अपराधी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, और कर्मचारी को, एसएचओ को, एसपी को वो काम करना पड़ेगा जो वो बोल रहा है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ये मैंने आपको एक उदाहरण दे करके पहले प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा, पैसा। थाने में कोई जाता है और देखिए रोज सड़क पे चालान बनते हैं। अभी यहाँ जयपुर में तो अभी बंद कर रखे हैं, लेकिन और जगह कहीं जाएं तो आदमी ने सीधा सटीक कर रखा है। कहीं जाओ, कांच को नीचा करो, 500 का नोट पकड़ाओ, वो फट लेके रख लेता, आप चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और आपने वहां पंचायत करी और इंट्रोडक्शन दुनिया भर की पंचायत करी तो 10 कानून लगाएगा, लाइसेंस मांग लेगा। ये रिवाज है, इसको कैसे बदलेंगे? ये बदलना पड़ेगा। मैंने एक बार अखबार में भी थोड़े दिन पहले सुना और पढ़ा कि जब जयपुर में हमारे कमिश्नर ने चालान करना मना कर रखा है, कि करेगा कौन? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उससे ऊपर का अधिकारी करेगा, नीचे के नहीं करेंगे। तब से चालान बंद है, तब इनकी इनकम बंद हो गई। तो एक सिपाही कमिश्नरेट में पेश हुआ कि साहब हमें चालान करने के अधिकार दो ने, हमारे तो काम ही कोई, सारो काम बंद हो गयो, हमारी तो इनकम बंद हो गई। ये अखबार में मेरे पास कटिंग है इसकी। तो ये क्या है? हमारे यहाँ जो बरसों से चली आ रही ना परंपरा कि भाई आज देखिए, पहले क्या थी? कौन? कि साहब इंजीनियर, एक्सीएन, डॉक्टर, थानेदार, तहसीलदार, लड़के देखेंगे तो उसकी क्वालिटी ये देखते थे। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर की इनकम जिसमें हो रही है उसकी रेट अलग, जिसकी इनकम नहीं है उसकी रेट अलग। तो समाज भी हमारा वैसा ही है। तो जब वो समाज ऐसा है और उस समाज में इस तरह की बातें होती हैं तो पैसा तो अपना महत्व रखता ही है। और उस पैसे के लिए तो सारी दुनिया चल रही है। कि पहले ये जरूर था कि आदमी रिटायर हो जाता था, उसके घर में उसको खाने की जगह नहीं होती थी, मकान की छत नहीं होती थी, और वो अपना जीवन यापन करता था। आस पड़ोसी समाज के लोग उसकी सेवा करते थे। इस प्रकार के उदाहरण हमने देखे हैं। गुलजारी लाल नंदा हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इस प्रकार के राजनेता थे। इस प्रकार के पुलिस अफसर भी मैंने देखे हैं जिनके पास अपने घर की गाड़ी नहीं थी, और वो आज तो सिपाही के पास कार होती है। तो आप बताइए, और एक कार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 कारें होती हैं। हाँ, और ये जो ऐसा ही भर्ती हुई है अभी, इसमें अपराधियों के बच्चे भी हैं जो जेल में बंद हैं। उन अपराधियों ने भी पेपर लेकर के अपने बच्चों को थानेदार बनाया है। उनसे पूछा गया भाई क्या जरूरत है आपको बनाने की, तू करता क्या है? कि साहब मैं तो क्रिप्टो करेंसी का काम करता हूँ। तो तू करता कमाता क्या है? कि 2-2.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। तो तू सब इंस्पेक्टर क्यों बन रहा है? उन्होंने कहा नहीं साहब, थानेदार तो बनना ही है। क्यों? अधिकार है। बिल्कुल। तो हम जिस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा समाज जा रहा है, और देखिए हमारे राजनेता और ये उसको उसी परिप्रेक्ष्य में आगे ले जाने में सहयोग कर रहे हैं। ये नहीं है रोकें साहब, समाज के साथ चलो, अभी वर्तमान परिस्थितियां जैसी चल रही उसके साथ चलो। मतलब रोकने की कोई इच्छा नहीं रखता कि जो ऐसी परिस्थितियों के साथ काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो रोकेगा, जो उस परिस्थिति में नहीं ढलेगा, वो
डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सोच करके अपराध को हम बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उस पर रोक लगनी चाहिए। तो कौन लगाएगा? समाज पहले बड़े बड़े समाज सुधारकों पे चलता था, अब समाज सुधारक तो निमट गए, उनकी कोई सुनता नहीं है। अब ले गए राजनेता। तो हमें ऐसे राजनेता चुनने चाहिए जिनकी समाज में पेठ हो, जो अपने उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और सुधार कर सकें। पुलिस हो, प्रशासन हो, किसी में भी हो। और देखिए, पहले भ्रष्टाचार व्यक्ति का पानी पीना भी गुनाह था। एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हम ऐसी जगह रहते थे जहाँ मकान नहीं थे। तो मेरे पिता पुलिस में थानेदार थे। मेरे सामने एक थानेदार थे जिनका बच्चा पढ़ता था। तो हमारी उसकी दोस्ती हो गई, क्योंकि वहाँ और कोई थे नहीं। एक दिन मेरे पिता आए, उन्होंने मेरे को उधर से आते देखा तो मेरी ठुकाई करी, मुझे पीटा। साला डोलता फिरता है, इधर उधर पढ़ता लिखता नहीं, घूमता फिरता है, फलाना ढिमाका। अब मुझे ठुकाई कर ली तो वो भी चले गए। हम भी, मारना पीटना पहले बड़ा नॉर्मल था। रोज 5 ठुकाई हो जाती थी। अब फिर मैंने मेरी माँ से पूछा, जब पिताजी चले गए, माँ से पूछा मैंने कि मुझे पीटा क्यों? तो बोले इसलिए पीटा है कि वो जो है उसके पिता भी थानेदार है और उनके यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने यहाँ नहीं है। तुम जब वहाँ जाओगे तो तुम वो फैसिलिटीज़ देखोगे, तो तुम यहाँ आओगे तो वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो तुम्हारा मन करेगा कि हमारे यहाँ भी फ्रिज होना चाहिए, हमारे यहाँ भी गैस का चूल्हा होना चाहिए। मैंने कहा करेक्ट और सही बात थी कि मेरे यहाँ गैस का चूल्हा नहीं था, सिगड़ी थी। मेरे यहाँ कूलर नहीं था, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं था, एक पंखा था, एक रेडियो था, टीवी नहीं था, और उनके यहाँ वो फैसिलिटीज़ थी। तो मैं आज भूल नहीं पाया। अगर आप जैसा खिलाओगे अन्न वैसा होगा मन। और मैंने इतनी नौकरी कर ली, क्या मैंने पैसे नहीं देखे, क्या मैंने रिश्वत नहीं देखी, लेकिन उसके पीछे मुझे वो चीज़ भी नज़र आती थी जिस चीज़ ने मुझे रोके रखा और अपनी सीमाओं को लांघने नहीं दिया। सर, ये सब एक जनरल बात हुई। हमने बात करी थी कि समाज, पुलिस तंत्र, राजनेता ये किस तरीके से सामंजस्य बैठा है, तो ये चीज़ें बदल सकती हैं और बदलाव होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे क्राइम की जो आज के टाइम में बहुत जल्दी से पनप रहे हैं। जैसे यंग जनरेशन है, नशे की तरफ जा रही है, तो किस तरीके की धाराएं बनती है, क्या सज़ा के प्रावधान हैं, और इसको रोकथाम के लिए किस तरीके का तंत्र एक स्पेशल तरीका अपनाए कि बचाव हो सके? देखिए, पहले क्या था कि लड़का बाहर जा रहा है तो उस मोहल्ले के लोग जानकारी रखते थे। कहीं मिल गए मोहल्ले के तो पूछते थे तू यहाँ क्या कर रहा है या क्यों घूम रहा है। अगर ज़्यादा ऐसा होता था तो वो माँ से शिकायत करते थे, पिता से शिकायत करते थे। इवन मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो एक टीचर ने मुझसे कहा कि तुमने गाली बकी आज क्लास में। अच्छा। मैं तुम्हारे पिता को बुलाऊंगा और कहूँगा। मेरी गाली बंद हो गई। ये था पहले। आज क्या है, हमें मुर्गा बनाते थे, हमें सब कुछ करते थे, लेकिन हम घर जाके नहीं बोलते थे, क्योंकि घर पे और ज़्यादा पिटेंगे। ज़्यादा पिटेंगे। आज स्थितियाँ विपरीत हैं। आज माँ बाप अपने बच्चे को जिस तरह से रख रहे हैं, उस स्थिति में वो चीज़ पसंद ही नहीं करते कि कोई उनको कुछ कहे। और आज यही कारण है कि मेरे को जो नॉलेज है ये है कि छोटे स्कूलों तक, मिडिल क्लास और के आसपास स्कूलों तक चरस, गांजा, इवन चॉकलेट्स जिनमें नशा होता है, ये तक बनने लग गई हैं। और ये जो चल रहा है शराब के नशे का है। आज देखें सरकार क्या कर रही है कि दुकान अलॉट करती है शराब की, आपको 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की दारू बेचना अनिवार्य है, इस प्रकार की शर्त है। मुझे बताओ फिर वो दारू कैसे बेचेगा? फिर वो उसको खिड़की बनाएगा, रात में दारू बेचेगा, फिर वो अपना आदमी रखेगा,
आजकल गूगल पे से जा रही है, आजकल वो टेलीफोन मोबाइल करता है, घर में थैली में दारू की बोतलें रखी है, सबके घर में सप्लाई करता हुआ जा रहा है। ये क्या है? सरकार ने क्या किया? 8 बजे बाद दारू नहीं मिलनी चाहिए और सारी दारू 8 बजे बाद मिल रही है, ज़्यादा बिक रही है। बिक रही है। इवन आप देखिए, बार खुल गए, हुक्का बार खुले। अब हुक्का और बार, बार पहले बार होते थे, बार चले, अब हुक्का बार हो गए। हुक्का बार में दोनों चीजें मिलती हैं। बार में क्या है? बार में होगा, एक लड़की अगर एक लड़की को साथ लेके आएगी तो एक लड़की का फ्री। ठीक है, लड़के पे नहीं है ये, लड़का तो वैसे ही चलेगा फालतू ही, उसको तो पूरा देना पड़ेगा। पूरा देना पड़ेगा। लेकिन एक लड़की लड़की को, इसके पीछे अध्ययन किसने किया? मैंने किया। आज की जनरेशन है जो 13, 14, 15, 16, 17 साल की जनरेशन है, नशा शराब करना एक स्टेटस सिंबल हो गया। बिल्कुल। लव अफेयर करना स्टेटस सिंबल हो गया। तेरे कितने दोस्त हैं? कि मेरे एक दोस्त है। और तेरे कितने हैं? मेरे तो एक भी नहीं है, तो मैं कराऊंगी। तो वो अपने दोस्त से फिर अपने दोस्त को मिलाती है, तो दोस्त से दोस्त मिलते हैं, ऐसे आगे से आगे चेन चलती है। और यही चेन हमारे यहाँ जो है धर्मांतरण की ओर चली जाती है, हमारे यहाँ लव जिहाद की तरफ चली जाती है, और कई अपराध पनप जाते हैं जिनको रोकना अनिवार्य है। कानून तो बना लिए, लेकिन कहते क्या है? कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं कहता हूं कानून काम अपने आप करता ही नहीं है, उससे तो करवाया जाता है। अब जब करवाने वाले ऐसे हैं जो खुद उसमें शामिल हो, उसका सपोर्ट करते हो, अब आप बताइए, आबकारी विभाग है, क्या वो आबकारी विभाग अनुमति देता है? नहीं देता। लेकिन चूंकि वो पैसे लेते हैं इस बात के, इसलिए वो अनुमति देता है। क्या पुलिस के अधिकारियों को अलाउ है कि उनके 8 बजे बाद दुकानें बंद हो? तो सरकार ने कानून बना दिया, पुलिस उनको चेक नहीं करेगी, आबकारी विभाग करेगा, आबकारी विभाग ही चालान बनाएगा, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। पहले हम थे तो पुलिस की जिम्मेदारी थी पूरी। तो अब क्या है, सरकार ने उसको बढ़ाने के लिए कि दारू से इनकम ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर ये करे, रोक लगाना बंद कर दिया। और ये और कर दिया कि इतनी दारू बेचेंगे, तो भाई फिर तो आदमी पिएगा ही सही। आज मैं देखता हूं लड़कियां सिगरेट पीती हैं, पहले आदमी पीता था, आज लड़कियां सिगरेट पीती हैं। जो पहले ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं पीती थी, वो आज सिगरेट एक फैशन बन गया। ये क्या है? इसको रोकने के लिए कानून पूरे हैं, तंबाकू एक्ट बना हुआ है, दारू एक्ट बना हुआ है, सब है, लेकिन लागू कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सब बातें करेंगे और ये करेंगे कि हमें वर्तमान जो दुनिया चल रही है उसके साथ चलना चाहिए। भाई नहीं चलते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, और उसका नतीजा है माँ बाप को ये पता नहीं लगता कि साहब बच्चा क्या करने जा रहा है। पहले हम 8 बजे सो जाते थे, 8 बजे हम सो जाते, पिताजी रात में आते तो सो गया, साले पढ़ते नहीं है। आज क्या है, डोगरे 8 बजे सो जाते हैं, बच्चा आता है रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, क्योंकि वो बाहर में जाया हुआ होता है। ट्रेंड चेंज हो गया और उसको समाज ने स्वीकार कर लिया। तो फिर हम किसके लिए दोष दे रहे हैं, किसको दोष दे रहे हैं? भाई कानून में कमी है, लागू नहीं हो रहा और ऐसे नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, सबने स्वीकार कर लिया कि ये चीजें होनी चाहिए, बस आलोचना करने के लिए बैठ जाते हैं। कोई घटना घट जाती है, जैसे अभी वनस्थली की घटना हुई है, तो इसमें क्या हुआ? लड़की ने शराब का नशा किया हुआ था, ऊपर से नीचे गिर गई, तो भाई शराब कहां से आई? अब उसके ऊपर पोस्टमार्टम हो रहा है। ठीक, क्या है, 3 लड़कियां शराब के नशे में गाड़ी में मिली वनस्थली की, कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया, तीनों की डेथ हो गई। अब उनके आया तो नशा शराब आया। तो हर जगह देख लीजिए आप, जहां पर ये चीजें हैं, उन चीजों को रोकने के लिए न तो स्कूल प्रबंधन है, न शासन प्रबंधन है, दोनों ही, न तो स्कूल, न शासन, न समाज प्रबंधन है, न घर वाले प्रबंधन है, कोई नहीं रोक रहा। तो ये चीजें रुक ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर लें। एक समय था जब हमारे यहाँ बार थी नहीं जयपुर में,
आज 12 है ना। पहले समय था जब मैं थानेदार था 98 में, मसाज पार्लर नहीं थे, आज है ना। तो ये चीजें पहले नहीं थी तो पुलिस इसको प्रोवोक भी नहीं करती थी। आज पुलिस के समर्थन, इनडायरेक्ट ले लो डायरेक्ट ले लो, उनके समर्थन से चीजें चल रही ना। सर एक बात बताइए, जैसे क्या पुलिस में भी आपको क्या लगता है कि कुछ तो ऐसे पुलिसकर्मी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि सिगरेट कहाँ पीना तो एक ऑफेंस है। मान लीजिए मैं एक बस में बैठ करके पी रहा हूँ तो ये भी एक क्राइम है, मेरे को सज़ा हो सकती है। मैं सड़क पर पी सकता हूँ, नहीं पी सकता, मुझे कोई प्रॉपर जगह जाना होगा। शराब के बारे में ये पता है कि आप गाड़ी में बैठ के नहीं पी सकते, तो लेकिन कहीं एक ऐसी जगह कि घर के बाहर चौकी लगा ले वहाँ पी सकते। तो हो सकता है कि शायद मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। हो सकता है पुलिस वालों को भी नहीं पता कि ये सही नियम क्या है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, तो पुलिस को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल है ये कि आदमी घर के बाहर शराब नहीं पी के डोलेगा भी नहीं। डोलेगा भी नहीं। पीना तो दूर है, अच्छा। शराब पी के डोलता तो बंद कर देते, ले जाके मेडिकल कराते हैं, उदम कर रहा दारू पी के, चलो अंदर बंद, उसका एक्ट बना हुआ है। इसी तरह से गाड़ी में बैठ के नहीं पी सकते, तो जब घर के बाहर नहीं पी सकते तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब गलत है। होटल में नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं पी सकते। अगर आपको पीना है तो उस रेस्टोरेंट में जाओ जिसके पास लाइसेंस है। लाइसेंस है। तो लाइसेंस की शर्तें हैं, फिर शर्तें हैं तो शर्तों के अनुसार अगर वो पालना करेगा तो आप पी सकते हो, बाकी नहीं। बाहर की अपने शर्तें हैं कि जब वहां से आदमी निकलेगा तो वो गाड़ी नहीं चलाएगा जो पिया हुआ है। ये मतलब मेरे को, मैं अगर बार ओनर हूँ तो ये मेरे को देखना सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आदमी यहाँ से पी के गया है वो कोई भी तरीके की गाड़ी नहीं चलाए। ये मुझे तो नहीं, ये तो वो देख ही नहीं सकता ना बार वाला, तो वो तो कैसे देखेगा। तो ये सर लेकिन ये काम पुलिस देखेगी। अच्छा। ये काम पुलिस का है कि जब वो चेक करे और अगर वो दारू पिया हुआ पाया जाता है तो उसका चालान करे, उसकी गाड़ी जब्त करे, उसका मेडिकल कराए। अब 32 ml से ज्यादा अगर उसमें आ जाती है तो उसको टिकाए। लेकिन क्या होता है कि जब से कोरोना हुआ, पहले हम क्या करते थे, फूंक मार, तो उससे पता लग जाता था। कोरोना आ गया तो फूंक मारना और फूंक खींचना ही गुनाह हो गया, तो ये चीजें बंद हो गई। अब जब तक आप रोकोगे नहीं, जब तक आप टोकोगे नहीं और जब तक आप उसके फूंकनी नहीं लगाओगे और फूंक नहीं करवाओगे, जब तक पता नहीं चलेगा। तो लोग क्या करते हैं, उस फफूंदबाजी से निपटने के लिए ये कम हो गया। पहले हम चालान बनाते थे तो पहले दूर से ही फूंक लगा तो एक भपका आया, चल, फिर उसके मीटर लगाते थे, लगाया और फिर कंफर्म हुआ इतने ml आ गया, 60 ml, चल, वो पर्ची निकली, पर्ची लगाई उसके साथ, गाड़ी जब्त की और उसको टिकाओ। तो उसके घर वालों को बुला लो, घर वाले ले जाते, फिर गाड़ी नहीं चला पाएगा, गाड़ी जब्त हो जाती। गाड़ी जब्त होती ना, चलाएगा कैसे, फिर वो किसी में, फिर उसको ऑटो में उसमें टिकाओ, अपना घर चला जाएगा। सर 30 ml मान लीजिए मैंने एक क्वार्टर पिया, जिसमें मानते हैं कि 60 ml के 3 पैक बनते हैं, ठीक है, 180 ml हो गया, तो वो तो 30 ml से वैसे ही ज़्यादा है। क्या वो डाइल्यूट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, उसकी क्या पैरामीटर है उसे? पैरामीटर कुछ नहीं है, जब हम चेक करें तो उस समय 32 ml होना चाहिए। अच्छा। उसने आगे कितनी पी है, कितना समय हो गया, ये उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं तो 32 ml अगर आती है, बस वहाँ से ऊपर का जितना है वो सब उसके अंदर नशे शराब में माना जाता है। घरों में तलाक की व्यवस्था बन जाती है। जब तलाक की व्यवस्था बनती है तो सबसे अच्छा हथियार एक किसी भी महिला के पास, औरत के पास होता है, वो होता है दहेज वाला। दहेज प्रताड़ना हुई और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। तो ये धारा कौन कौन सी होती है, इसमें किस तरीके से सजगता से, अगर मान लो वो आदमी गुनहगार ही नहीं है तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे, ये ऐसी स्थिति बन रही है तो वो ये कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है? हमारे यहाँ महिला थाने बने हुए हैं, पुलिस का संदर्भ देखें तो महिला आयोग बने हुए हैं, फैमिली कोर्ट बने हुए हैं। वहाँ तो महिलाओं की ज़्यादा सुनी जाएगी ना, लेकिन नहीं, लेकिन पुरुष की भी सुनी जाएगी, कंसर्न तो वही है।
अगर महिला शिकायत करने जा रही है तो पुरुष को भी तो बुलाया जाएगा। तो ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, अब जैसे 498A और 406, ये दो धाराएं ऐसी हैं जो अमूमन लगती हैं, अमूमन ये धाराएं लगती हैं, और घर के झंझट हो, कोई भी तरह की कार्रवाई हो, उसमें ये दोनों धाराएं लगा करके, और ये नॉन बेलेबल है, बेलेबल नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, तो नॉन बेलेबल है। और जब ये लागू हुए थे कानून, तो परिवार के परिवार अंदर बंद कर दिए गए थे। फिर देखा गया कि भाई गलती तो होती है आदमी की, औरत का झगड़ा होता है, लेकिन उसमें ननद है, सास है, दुनिया सब टिका दिया करते थे। लेकिन आप देखिए 80s में ये कानून बना, और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इसके अंदर सावचेती से ही तो गिरफ्तार किया जाए। अब तो ये आदेश और आ गया अभी कि 48 घंटे तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कितने दिन तक, दो नहीं, कुछ दिन आ गए इसके अंदर, महीना है या ऐसे कुछ है, मैंने कल परसों अखबार पढ़ा था। तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, मुकदमा दर्ज होने के बाद में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। इतने दिन का पीरियड आ गया सुप्रीम कोर्ट से, इतने दिन तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। नहीं तो पहले कर देते थे, पहले सुनते ही नहीं तो थे। अब गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो अब उनकी आप काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो काउंसलिंग कराने के लिए पुलिस के पास है, और पुलिस के पास जाएंगे तो काउंसलिंग करेंगे, तो वो हो जाता है। फिर क्या होता है, कई ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं भाई हमें तो इसको ठिकाने लगाना है, हमें तो इस कार्रवाई करानी। तो फिर वो क्या करते हैं, एडवोकेट के पास चले जाते हैं। एडवोकेट उनको कहता है ठीक है भाई, मैं आपको दहेज का पूरा तो सामान दिलाऊंगा, और मैं ठिकाने लगूंगा, और मैं, आप चिंता ही मत करो, मैं आपके साथ हूँ और आप हमारे, चलो हो गए। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि सारा ही काम एडवोकेट नहीं कर पाता है, उसके लिए पुलिस भी चाहिएगा, उसके लिए न्यायपालिका भी है, वहाँ भी आपका केस जाएगा। तो मेरा सबमिशन ये है कि अगर इस प्रकार के कोई विवाद होते हैं, तो सबसे पहले जिस प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का मुकदमा दर्ज होने के बाद में गिरफ्तारी न हो, तो इस प्रकार का मुकदमा दर्ज होने के बाद में ऐसी कोई संस्था हो कि आप पहले वहाँ जाएं, फिर वो संस्था कहेगी कि नहीं अब मुकदमा दर्ज हो, तभी दर्ज होना चाहिए। तो ये जो हमारा जो महिला थाना है वो करता यही है कि वहाँ जाएंगे, अगर आप वहाँ कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ पर आप मुकदमा दर्ज तभी होगा जब वो ये कह देंगे, समझा देंगे, बुझा देंगे, दोनों के अंदर समझौता कराने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझौता होगा तो फिर अल्टीमेट उसमें उसका FIR दर्ज होगी, और फिर भी ये माना जाता है कि भाई उसके कारण जानो कि गलती किसकी है। अगर लड़के की वाकई में गलती है तो फिर लड़के का चालान करते हैं, और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, और वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एक तो ज़्यादा उम्र में बच्चियों की शादियां हो रही हैं जो परिपक्व हो जाती हैं, परिपक्व होने के बाद में फिर वो दूसरे घर में एडजस्ट नहीं हो पाती, उस लड़के से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। कुछ लड़कियां, लड़के आपस में सर्विस करते हैं, जब वो सर्विस करते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो हर तरह की कोई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, आने जाने को लेके, रसूखात को लेके, एक दूसरे से रिलेशन को लेके, तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं जिनसे परिवार टूट जाते हैं। अब वो पेचीदगियां, यही चीज़ पहले आपने सुना होगा कि पहले जब शादियां होती थी तो अगर लड़की नौकरी कर रही है तो शादी करते ही उसकी नौकरी से त्याग पत्र दिला दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो जब आती है, जब नौकरी करने जाएगी तो उसमें वहीं कई लगवाड़ पैदा हो जाते हैं, जो उनकी जो अच्छी भली शांति प्रिय जीवन है उसमें व्यवधान पैदा कर देते हैं। तो पुराने ज़माने के लोगों में अकल थी ना, वो उनको उनने भैया नहीं हम शादी करेंगे, लेकिन हमें अब उल्टा हो गया। अब ये है कि शादी करने वाली बहू लाओ, नौकरी करने वाली बहू आनी चाहिए। अब नौकरी करने वाली बहू आएगी तो उसके पीछे पीछे कई सारी चीज़ें आएंगी, तो ये परेशानियां सामने आती हैं। मैं बताऊं, एक लड़की मेरे पास राय लेने आई थी, तो नोएडा में काम करती है, 2.5 लाख रुपए उसकी इनकम है। उनको राय दी कि वहाँ जाओ, पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराओ, तो मेरे पास इस तरह के बहुत केस आते हैं। उसमें वो आ गई,
इतनी सुंदर लड़की। मैंने कहा हो क्या गया? बोले सर मैं सब्जी खरीदने गए, मेरा मन है मटर खाने का, पति से कही मटर ले, थे वो 150 रुपये पाव, तो पति ने कही सस्ते आने दे, अभी 50 रुपये पाव हो जाएंगे तब खाएंगे। अब मेरा मन तो मटर खाने का उस समय है, और वो कह रहा है कि बाद में खाएंगे। मुझे तरबूज खाना है, वो कह रहा है अभी नहीं बाद में खाएंगे। तो सर मैं कैसे रहूं? मैं, मेरा पैसा है, मैं, मेरी इनकम है, मैं खर्चा करना चाहता हूं, मेरे को क्यों नहीं? तो इसलिए मैं नहीं रह सकती। हो गया फाइनल। तो मैंने कहा फिर म्यूचुअल करो, झगड़े मत पड़ो, म्यूचुअल कर लीजिए, उसको समझाओ, तुम्हारे घर वाले समझाएं, शादी ब्याह इकट्ठे बैठ जाओ एक जगह और म्यूचुअल करो। मेरा आज भी एक मानना है कि शादी भले कैसे भी कर लें, लेकिन अगर घर तोड़ना है तो म्यूचुअल बैठ करके अलग अलग होना ज़्यादा बेटर है बनिस्पत केस दर्ज करें, केसों को लड़ें और वकील लड़वाएं और परिवार वाले लड़वाएं। उससे बेहतर ये है कि अगर मान लीजिए नहीं बनता है तो हस्बैंड वाइफ को म्यूचुअल करके अपने आप को अलग अलग कर देना चाहिए। मैं तो कई बार अखबार पढ़ता हूँ, 20-20 साल की शादियाँ, 20 साल, बच्चे बड़े हो गए, फिर वो बच्चे बड़े हो गए, वो नई शादी करवाते हैं। ये भी आपने अखबार में देखा। तो जहां हम ये नए परिप्रेक्ष्य में आ गए हैं तो इसके गुण और दोष साथ हैं। अब लिव इन चालू हो गया और इसको लिव इन को न्यायालय ने भी हाँ कर दी। उनने कहा ले लो, लिव इन से पैदा हुआ बच्चा भी वो हकदार होगा जो शादीशुदा का होता है। मतलब आप देखिए क्या कर रहे हैं सर। ये लिव इन वाली बात है। अब जैसे लिव इन में अगर रह रहे हैं वो म्यूचुअल है, क्योंकि वो म्यूचुअल वाली बात आप कर रहे थे, शादी वाली बात भी, तो इसमें म्यूचुअल है। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर हल्की फुल्की बिगड़ती है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि एक फेक रेप केस उस लड़के पे आ जाएगा, जबकि दोनों का म्यूचुअल है। लेकिन दोनों अभी वाले सुप्रीम कोर्ट ने या कई न्यायालयों ने इसमें राय दी है कि इस प्रकार लिव इन में रहने वाले अगर वो इस प्रकार का मुकदमा दर्ज कराते हैं तो वैलिड नहीं। सर लेकिन ये हो गया इस प्रकार का। अभी थोड़े दिनों में जो मैंने अखबार पढ़े हैं तो न्यायालय के ये निर्णय है कि लिव इन में रहने वाले अगर रेप केस दर्ज कराते हैं तो उनको शंका की निगाह से देखा जावे, उनको क्लियर ऐसा रेप केस के तौर पर नहीं देखा जाए। सर तो लिव इन के लिए आज के टाइम में ये हो गया ना कि दस्तावेज देना होगा, बताना होगा कि हम लिव इन में रह रहे हैं, ये भी प्रावधान है। देखिए कई स्टेट्स में, कई स्टेट ने इस चीज़ को लागू कर दिया कि आप लिव इन के लिए अपने पास ये दस्तावेज रखें, आपको ये दस्तावेज बताने जरूरी है। तो अब यही समस्या आती है। अब मेरे को तो दस्तावेज बताने नहीं, पता ही नहीं चलना चाहिए ना। लड़की की भी यही डिमांड है और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी हमारी लेकिन प्राइवेसी। आजकल जो किराए पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पूछ लेते हैं पहले लोग कि आप लिव इन में हैं या नहीं है। और आजकल चूंकि पहले देखिए शब्द था रखेल, बिल्कुल वो शब्द लिव इन में चेंज हो गया। तो अब वो जब सोबर शब्द हो गया तो लोग उसको नहीं, उसको उसी लिहाज से देखते हैं। जब वो दूसरा शब्द था रखेल तो अटपटा शब्द था, उससे हीन भावना पैदा होती थी, सुनने वाले के भी बोलने वाले के भी। तो उसको इन्होंने समाज से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, लिव इन अंग्रेजी का शब्द ले आए, अब लिव इन में रह रहे हैं आराम से। अभी सिंधी कॉलोनी में साल 1.5 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ रह रहे थे। उन्होंने कहा हम हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने किराया भी दे दिया। ये जवाहर नगर थाने का मामला है। अब पता नहीं क्या हुआ, अब वो तो बुजुर्ग हैं, 40-45 साल की उम्र थी दोनों की। अब वो औरत ने आग लगा ली, बिगड़ गया मामला। लगा ली, मर गई। आग लगाई नहीं ली, मर गई। अब पुलिस आई, आदमी, अब वो आग लगी तो उसको उठा करके अस्पताल ले गए, वो मर गई। अब भाई बोलो भाई आप कौन? कि साहब मैं तो लिव इन का हूँ। तो भाई इसके कहाँ है? फिर उसने बताया कि इसका हस्बैंड वहीं जवाहर नगर में रहता है। अच्छा, उसने तलाक भी नहीं लिया था उससे, बस लिव इन में आ गया। तो भाई साहब उसको बुलवाया गया, ओरिजिनल आदमी को। उन्होंने कि ये तुम्हारी औरत कहाँ? साहब मेरी है। तब जाकर के उसका निस्तारण हुआ। फिर ताला खुलवाया गया, फिर मकान मालिक को परेशानी आ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ध्यान रखो आइंदा से, ये लिव इन का चक्कर है, इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है।
तो इस चीज़ की अगर जानकारी है तो दोनों के आईडी अगर आपके पास हैं तो आप परेशानी में नहीं आएंगे। आप बताएंगे साहब ये लिव इन में रहते हैं। अब चूंकि समाज ने और संस्था ने सबने स्वीकृति दे रखी इसलिए दे रहे हैं। बाकी हाँ, अगर लिव इन में रहते हैं तो मकान मालिक का या सबका कर्तव्य है कि थाने को सूचना देनी चाहिए कि साहब ये दो हमारे यहाँ रहने आए हैं और इनका ये आईडी है, ताकि वो अपना पता कर लें। अगर देखो उनके घर वालों को पता है कि नहीं है, क्योंकि बहुतों के परिवार वालों को पता ही नहीं है। कोई क्या कहता है कि साहब वो तो नौकरी कर रही है वहाँ, और नौकरी नहीं कर रही है, वो तो लिव इन में रह रही है ना। तो ये जो चीज़ें चल गई हैं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इनके कई फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो नहीं हैं, जो समाज के सुधारने में सहयोग करते हों। मैं तो अपना हक रखता हूँ कि अगर मेरे पास इस प्रकार की कोई समस्या आ गई, बहुत समस्या आई है, मैंने जो सॉल्व किया है तो लोगों की समस्या सुलझ गई है और उससे वो कानूनी पेचीदगी से बच गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई सुन रहे हो तो मेहरबानी करके सीधे थाने और कचहरी का रास्ता न अपनाएं और सबसे पहले समझाने का रास्ता अपनाएं। परिवार के उन सदस्यों को इकट्ठा करें जिनकी चलती हो। पहले देखिए, सगाई संबंध शादियां जान पहचान वालों में की जाती थी, आजकल है ही नहीं। आजकल शादी.com से होती है, मैट्रिमोनियल ऐप है, मेट्रोपोलियन एम से होते हैं, शादी कर लेते हैं आपस में, फिर उनका समझौता कराने के लिए कोई आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मीडिएटर उसमें कोई होता ही नहीं है। और पहले आदमी डरता था, इसके काका के अंकल के लड़के की बहू है साहब, तो वो डरता था कि भाई ये है। पहले ये भी होता था, आंटे सांटे कर ली, हाँ, मैंने लड़का ले लिया, लड़की मैंने ले ली, दोनों बन गए एक दूसरे से, है उधर तंग नहीं करेगा, इधर तंग नहीं करेगा, उधर करेगा तो हम करेगा। तो वो चीज़ नहीं है, बहुत कम है, रेयर है। ग्रामीण इलाके में तो है अभी भी, लेकिन समाज बड़े शहरों में ऐसा नहीं है। तो कानून बनाना, कानून लागू करना, जैसे एक कानून नहीं था 1861 से पहले, 1857 में क्रांति हुई। क्रांति हुई तो कानून की जाग हुई। अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो क्रांति हो गई, सेना ने विद्रोह कर लिया तो हमें तो कानून चाहिए। तो 1857 में क्रांति हुई, 60 में इन्होंने कानून बनाया। 1860 में, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया तो कानून लागू कर दिया। पहले क्या था? कोई कानून नहीं, राजा के जो ही कानून, समाज के जो ही कानून। ये क्या है? खाप पंचायतें, ये कानून है। खाप पंचायतें क्या है? कानून है। आज उनकी मान्यता खत्म हो गई। उनका डर था समाज में, तो वो डर खत्म हो गया। आज उसको अपराध की श्रेणी में ले लिया। अगर खाप पंचायत किसी को सुधारता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। पंचायत गांव बाहर करता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। पहले उसका डर होता था। तो समाज को सुधारने का जो डर था, देखिए लोग कैसे हैं, एक तरफ समाज को दोष देते हैं कि समाज सुधार करे, और एक तरफ समाज को मुलजिम बनाते हैं अगर वो सख्ती करता है तो दोनों चीजें नहीं चल सकती। आप समाज को है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित करें। आज कई ऐसी जातियां हैं, इधर जाइए आप, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, उधर, वहाँ आपका कोई लेना देना नहीं कानून का। कानून का कोई मतलब नहीं है। थाने कचहरी अपनी जगह, वहाँ निर्णय करते हैं मैदान में। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ, इतने पैसे दो, नहीं तो लाश नहीं उठाने देंगे। पुलिस कुछ भी करती रहे, बाद में उससे क्या लेना देना है। तो दो तरह की चीजें समाज में चल रही हैं अब, पहले नहीं थी। एक तरफ कानून है, एक तरफ समाज है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ न्यायालय है, एक तरफ थाना है, एक तरफ कचहरी है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए, इनको समझने के लिए ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार के आवश्यक बिंदु हैं जो समाज से संबंधित है, उनको सामने रखा। मुझसे उन बारीकियों के बारे में पूछा। मैंने कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर की और नीचे की बातें थी वो भी बताई, और मैं आशा रखता हूँ कि जो भी सुनेंगे तो उनको इससे कोई मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून के रखवालों की बात कर रहे हैं, वो तो आजकल रील बनाने में उलझे हुए हैं साहब। समस्या बढ़ गई है। अब देखिए, जब शुरू में जब पुलिस के कर्मचारियों ने रील बनाई तो अधिकारियों ने एक्शन लिया। जब अधिकारी रील बनाने लग गए तो एक्शन कौन लेगा? एक्शन ही लेना बंद कर दिया। तो भाई पुलिस के अधिकारियों का
रील बनाने का, स्वागत कराने का और इस तरह की एक्टिविटीज कराने का सार्वजनिक रूप में क्या मायना है? मेरे समझ नहीं आता है कि ऐसा अधिकारी क्यों करने लग गए। आपने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, आपने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है, आपने समाज में सुधार कर लिया है, इतने मुकदमे आपने पकड़ लिए हैं, इतनों का अनुसंधान कर लिया, इतने अपराधी आपने सुधार दिए, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया तो रील बनाए। वो रील होनी चाहिए एक्चुअल। रील वो बनाए आप, लेकिन वो रील तो बनती नहीं है। और आप जो है अपना टनाटन होकर के और वो रील बना रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। वर्दी आपने पहन रखी है, अरे भाई रील बना रहे हैं। अब जैसे कई ऐसे हैं जो साइबर अपराध के बारे में आप बोलते हैं, बिल्कुल कांस्टेबल बोलता है, थानेदार बोलते हैं, ये रील होनी चाहिए। अपराधियों से कैसे सावधान रहे, ये रील होनी चाहिए। महिलाओं को यात्रा करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए, उसकी रील होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि मोबाइल के ऊपर मैसेज आते हैं कि आप साइबर अपराधों से सतर्क रहें, आप ऐसे रहें। तो मैंने ये कहा था एक टीवी चैनल पे कि पीएचक्यू की तरफ से इस प्रकार की वीडियो जारी होनी चाहिए कि पुलिस का कर्मचारी या जो एक्सपर्ट है वो अपनी रील बनाए वहां बैठ करके और पब्लिक को गाइड करे कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, यात्रा करते समय इन सावधानियों को बरतना चाहिए, आपके साथ अपराध हो जाए तो आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। वो ज्यादा पॉपुलर होंगे और ज्यादा लाइक मिलेगा। लाइमलाइट, और ये तो होती नहीं है। और गाना चल रहा है और अपने ठुमक ठुमक करके अपना रील बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो भी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी ये रील बनाने के चक्कर में रहते हैं, ये इस पुलिस को गर्त में ले जा रहे हैं और पब्लिक के दिमाग में एक ऐसी चीज पैदा कर रहे हैं जो पुलिस का जो ऑरा था उसको ये कम कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस का ऑरा बदमाशों से संघर्ष करना, बदमाशों से एनकाउंटर करना, बदमाशों को सजा दिलाने का होता है, न कि रील बना के हंसी मजाक करने का। ये कोई कारण नहीं होता कि पुलिस वाले इस प्रकार की हरकत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे अच्छा लगा और इसी तरह से मौका देते रहिए। अगर मेरी भावनाओं से समाज में कोई सुधार होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा है तो अब बारी आपकी है। आपको समझना होगा, समाज के अंदर आप भी हैं, अपना क्राइटेरिया तय कीजिए। आप सुधरेंगे तो शायद आप अपने आसपास के समाज को भी सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।